तो आज बात करते हैं गो लैंग्वेज की और ख़ास तौर पर ये देखेंगे कि कमांड लाइन पर चलने वाले ऐप्स बनाने में ये कितनी दमदार है। हमारे पास एक बेहतरीन तकनीकी अध्याय के कुछ हिस्से हैं जो हमें एक एप्लीकेशन के पूरे सफ़र पर ले जाएंगे। जी। मतलब हम इसे एक सरल कमांड लाइन टूल के रूप में शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि ये फाइलों से कैसे बात करता है और फिर इसे एक डेटाबेस के रूप में एक स्थायी याददाश्त देंगे। ये एक शानदार नजरिया है, क्योंकि भले ही हम आज ग्राफिकल इंटरफेस की दुनिया में रहते हैं, लेकिन कंसोल एप्लीकेशंस आज भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की आत्मा है। आत्मा है, सही कहा। वो एक तरह की प्रयोगशाला है जहां आप किसी भी आइडिया के कोर लॉजिक को बहुत तेजी से बना सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, बिना किसी यूजर इंटरफेस की जटिलताओं में फंसे। बिल्कुल। तो चलिए इस एप्लीकेशन के जन्म से ही शुरू करते हैं। हमारे सामने एक कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट यानी कि CRM ऐप का एक पूरा कोड का उदाहरण है। हाँ। और ये कोई सूखी थ्योरी नहीं, बल्कि एक चलता फिरता छोटा प्रोग्राम है। इसकी जो सबसे पहली चीज है जो ध्यान खींचती है वो है इसका मेन्यू संचालित होना। हाँ, और इसकी नींव है एक कस्टमर स्ट्रक्ट। इसे आप डेटा के लिए एक ब्लूप्रिंट या खाका समझ सकते हैं। ब्लूप्रिंट? अच्छा। ये गो को बताता है कि हर ग्राहक के लिए हमें कौन सी जानकारी रखनी है। एक आईडी, नाम, पता और फोन नंबर। तो जब भी कोई नया ग्राहक जुड़ता है, हम इसी खाके का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास डेटा रखने का एक तरीका हो गया। लेकिन ये ऐप काम कैसे करता है? मतलब जब यूजर कोई कमांड देता है तो पर्दे के पीछे क्या होता है? इसका पूरा लॉजिक कुछ प्रमुख फंक्शंस पर टिका है। सबसे पहले तो एक ऑथेंटिकेट फंक्शन है। अभी के लिए ये बहुत सरल है, बस गेस्ट यूजर नेम और गेस्ट पासवर्ड की जांच करता है। ठीक है, डेवलपमेंट के लिए। जी। एक बार आप अंदर आ गए तो शो कमांड मेन्यू फंक्शन आपको सारे विकल्प दिखाता है, जैसे ग्राहकों की लिस्ट देखो, नया ग्राहक जोड़ो वगैरह। और फिर आता है कमांड मेन्यू फंक्शन, जिसे इस ऐप का दिल कहा जा सकता है। बिल्कुल। ये एक अनंत लूप में चलता है और बस यूजर के इनपुट का इंतजार करता है। हाँ, और यहाँ गो का स्विच स्टेटमेंट अपनी खूबसूरती दिखाता है। जैसे ही यूजर 1 दबाता है, स्विच स्टेटमेंट उसे डिस्प्ले कस्टमर लिस्ट फंक्शन पे भेज देता है। अच्छा। अगर यूजर 5 दबाता है तो डिलीट कस्टमर बाय आईडी फंक्शन कॉल हो जाता है। ये एक ट्रैफिक कंट्रोलर की तरह है। ये स्विच स्टेटमेंट वाला अनंत लूप का दृष्टिकोण बहुत सीधा और सरल लगता है, लेकिन क्या बड़े एप्लीकेशंस में ये समस्या नहीं बन सकता? सोचिए अगर हमारे पास 50 मेन्यू विकल्प हों तो क्या ये कोड बहुत बोझिल नहीं हो जाएगा? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। देखिए, इस उदाहरण के लिए जहां 5-6 विकल्प हैं, ये तरीका एकदम सही है। साफ, सरल और पढ़ने में आसान। सही है। लेकिन जैसा आपने कहा, अगर 50 या 100 कमांड्स हों तो ये स्विच स्टेटमेंट बहुत बड़ा और अव्यवस्थित हो जाएगा। हाँ। उस स्थिति में ज्यादा उन्नत पैटर्न इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कमांड्स को एक मैप में रजिस्टर करना या फिर कोबरा और फेवली जैसी बाहरी लाइब्रेरी का इस्तेमाल करना। अच्छा, तो उनके लिए लाइब्रेरियां भी हैं? जी, जो कमांड लाइन एप्स के लिए एक मजबूत ढांचा देती हैं। तो ये एक बेहतरीन शुरुआती बिंदु है जो आपको मूल बातें सिखाता है। वाह, ये तो कमाल है। बस कुछ सीधे साधे फंक्शंस, ऐड न्यू कस्टमर, डिस्प्ले कस्टमर लिस्ट, अपडेट कस्टमर बाय आईडी और डिलीट कस्टमर बाय आईडी, इन सब को जोड़कर एक CRM का ढांचा तैयार हो गया। हाँ, यही गो की फिलॉसफी है, चीजों को सरल और स्पष्ट रखना। तो अब हमारा ऐप पैदा हो चुका है और काम कर रहा है, लेकिन ये अभी तक दुनिया से कटा हुआ है ना। अगर हम ऐप बंद कर दें तो सारा डेटा चला जाएगा। बिल्कुल। तो अगला कदम क्या है? बहुत अच्छा सवाल है, और यहीं पर फाइल IO यानी इनपुट आउटपुट की भूमिका आती है। हमारा ऐप अब डेटा को टेक्स्ट, JSON और XML जैसी फाइलों में लिखना और पढ़ना सीखेगा। अच्छा। और अच्छी बात यह है कि गो की मानक लाइब्रेरी में इसके लिए शानदार टूल पहले से ही मौजूद हैं। तो सबसे बुनियादी तरीके टेक्स्ट फाइलों से शुरू करते हैं। हाँ, और ये बहुत सीधा है। OS पैकेज आपका सबसे अच्छा दोस्त है यहाँ। os.create से आप एक नई फाइल बनाते हैं और राइट स्ट्रिंग से उसमें कुछ भी लिख देते हैं। और पढ़ने के लिए? पढ़ने के लिए os.read फाइल बस एक लाइन में पूरा काम कर देता है। ये किसी नोटबुक में नोट्स लेने और बाद में उन्हें पढ़ने जैसा है। ठीक है, टेक्स्ट फाइलें तो समझ में आ गईं, लेकिन आजकल तो हर जगह JSON का बोलबाला है, खासकर APIs में। तो JSON और XML जैसे संरचित डेटा को गो कैसे संभालता है? हाँ, यहाँ एक दिलचस्प पैटर्न दिखता है। दोनों के लिए मार्शल और अनमार्शल नाम के फंक्शंस हैं। क्या ये गो के डिजाइन की कोई खासियत है या थोड़ी
रचनात्मकता की कमी? नहीं, ये रचनात्मकता की कमी नहीं, बल्कि गो की एक बहुत गहरी और शक्तिशाली डिजाइन फिलॉसफी का प्रतीक है। अच्छा। इसे इंटरफेस पर आधारित डिजाइन कहते हैं। गो कहता है कि अगर अलग-अलग चीजें एक जैसा काम करती हैं, तो उन्हें इस्तेमाल करने का तरीका भी एक जैसा होना चाहिए। ठीक है। मार्शल का मतलब है गो के स्ट्रक्ट को किसी बाहरी फॉर्मेट में बदलना, और अनमार्शल का मतलब है बाहरी फॉर्मेट से डेटा लेकर उसे वापस गो के स्ट्रक्ट में भरना। तो ये सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक सिद्धांत है। बिल्कुल। और जब जेसॉन की बात आती है तो गो की असली ताकत दिखती है। एनकोडिंग जेसॉन पैकेज सिर्फ एक टूल नहीं है, ये एक जादू है। जादू? कैसे? मार्शल और अनमार्शल फंक्शंस रिफ्लेक्शन नाम की एक तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब है कि वे रन टाइम पर आपके गो स्ट्रक्ट को देख सकते हैं। अच्छा, मतलब वो देख सकते हैं कि उसमें कौन सी फील्ड्स हैं। हाँ, कौन सी फील्ड्स हैं, जैसे नेम, एड्रेस और उनका टाइप क्या है। फिर वे स्वचालित रूप से जेसॉन की कीज को आपके स्ट्रक्ट की फील्ड से मैप कर देते हैं। कस्टमर स्ट्रक्ट की नेम फील्ड में डालो। सही पकड़ा। आपको मैनुअल पार्सिंग का वो उबाऊ और गलतियों से भरा कोड लिखने की कोई जरूरत नहीं है। वाह। मुझे याद है जब मैंने पहली बार जेसन अनमार्शल का इस्तेमाल किया था और एक स्ट्रक्ट फील्ड का नाम जेसन की की से अलग लिख दिया था, घंटों तक समझ नहीं आया कि मेरा डेटा खाली क्यों मारा है। हाँ, ये छोटी छोटी गलतियां। तो गो में ये चीजें आपको बहुत कुछ सिखाती हैं, और XML के लिए भी इनकोडिंग XML पैकेज ठीक इसी तरह काम करता है। तो अब हमारा ऐप डेटा को फाइलों में सहेज सकता है, जो एक बड़ी जीत है। लेकिन सोचिए अगर हमारे पास हजारों या लाखों ग्राहक हों। हर बार ऐप शुरू होने पर पूरी फाइल को मेमोरी में लोड करना और कोई भी छोटा सा बदलाव करने के लिए पूरी फाइल को फिर से लिखना, ये तो बहुत धीमा हो जाएगा, है ना? डेटाबेस के साथ काम करना भी काफी आसान है। सामग्री में स्क्वालाइट 3 का उदाहरण दिया गया है, जो शुरू करने के लिए एकदम सही है। स्क्वालाइट 3 ही क्यों? MySQL या पोस्टग्रेल जैसे दूसरे लोकप्रिय डेटाबेस क्यों नहीं? क्योंकि स्क्वालाइट 3 एक फाइल आधारित डेटाबेस है। आपको कोई अलग से सर्वर इंस्टॉल या कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, मतलब बस एक फाइल। जी, आपका पूरा डेटाबेस बस एक फाइल में रहता है। ये इसे प्रोटोटाइपिंग और छोटे ऐप्स के लिए अविश्वसनीय रूप से सुविधाजनक बनाता है। तो इससे जुड़ने की प्रक्रिया क्या है? जटिल है? बिल्कुल नहीं। पहला कदम है गो मॉड इनिट कमांड चलाना। ये आपके प्रोजेक्ट के लिए एक तरह का, क्या कहते हैं, घोषणा पत्र बनाता है, जो ट्रैक करता है कि आपका प्रोजेक्ट किन बाहरी लाइब्रेरी पर निर्भर है। ठीक है। इसके बाद आप कोड में sql.open फंक्शन का उपयोग करते हैं और ये तुरंत कनेक्शन बना देता है। दिलचस्प बात यही है कि नहीं? और ये गो का एक बहुत ही कुशल डिजाइन निर्णय है। sql.open असल में तुरंत डेटाबेस से कोई कनेक्शन नहीं बनाता। तो फिर ये करता क्या है? ये सिर्फ कनेक्शन के लिए एक पूल तैयार करता है और सभी सेटिंग्स को मान्य करता है। असली कनेक्शन तब बनता है जब आप पहली बार कोई क्वेरी चलाते हैं, जैसे database.queryrow। वाह, मतलब जरूरत पड़ने पर ही रिसोर्स का इस्तेमाल होता है। बिल्कुल, इससे आपका एप्लीकेशन तेजी से शुरू होता है। तो कनेक्शन सही से काम कर रहा है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? उदाहरण में एक बहुत ही सरल तरीका दिखाया गया है। वे सिलेक्ट SQL वर्जन क्वेरी चलाते हैं। अच्छा, बस वर्जन नंबर पूछने के लिए? हाँ, अगर आपको जवाब में वर्जन नंबर मिल जाता है तो इसका मतलब है कि आपका कनेक्शन पूरी तरह से काम कर रहा है। ये एक बड़े एप्लीकेशन की नींव रखता है जहां आप असली SQL कमांड चलाएंगे। ठीक है, ये बहुत दिलचस्प है। हमने अपने आप को जन्म दिया, उसे बाहरी दुनिया से बात करना सिखाया और उसे एक स्थायी याददाश्त दे दी। लेकिन अब तक हमने बाहरी टूल और लाइब्रेरी का इस्तेमाल किया है। चलिए अब हुड के नीचे झांकते हैं। अगर हमें स्क्रैच से कुछ बनाना हो तो? सामग्री में डेटा स्ट्रक्चर्स का भी जिक्र है, खास तौर पे एक सिंगली लिंक्ड लिस्ट का। ये क्या भला है? इसे एक खजाने की खोज की तरह सोचिए। एक एरे या स्लाइस में सारा खजाना एक ही संदूक में रखा होता है। ठीक है। लेकिन एक लिंक्ड लिस्ट में हर नोड एक सुराग है। उस सुराग में दो चीजें होती हैं। पहला, खजाने का एक छोटा सा हिस्सा यानी आपका डेटा, और दूसरा अगले सुराग का पता। वाह, ये उपमा तो शानदार है। तो कोड में नोड स्ट्रक्ट वही सुराग है जिसके अंदर डेटा, प्रॉपर्टी और अगले सुराग का पता नेक्स्ट नोड है। बिल्कुल। और सिंगली लिंक लिस्ट के पास बस एक ही जानकारी होती है, पहले सुराग का पता यानी हेड नोड। खोज का शुरुआती बिंदु। जी,
फिर आपके पास इस खोज को प्रबंधित करने के लिए फंक्शंस होते हैं। ऐड टू द रूट एक नया सुराग लेता है और उसे खोज की शुरुआत में रख देता है। ऐड टू लास्ट नोड पूरी खोज के अंत तक जाता है और वहां एक नया सुराग जोड़ता है। और लिस्ट इटरेटर। लिस्ट इटरेटर फंक्शन पहले सुराग से शुरू होता है और एक एक करके हर सुराग पर जाकर खजाने के हिस्से को प्रिंट करता है। तो इसका व्यवहारिक उपयोग क्या है? हमारे पास पहले से ही स्लाइस हैं जो बहुत शक्तिशाली हैं। हमें ये सब खुद से बनाने की क्या जरूरत है? बहुत अच्छा सवाल है। स्लाइस ज्यादातर मामलों के लिए बेहतरीन है, लेकिन लिंक्ड लिस्ट उन स्थितियों में चमकती हैं जहां आपको लिस्ट की शुरुआत या बीच में बहुत तेजी से आइटम जोड़ने या हटाने की जरूरत होती है। अच्छा। स्लाइस में ऐसा करने के लिए आपको बहुत सारे तत्वों को मेमोरी में इधर-उधर खिसकाना पड़ता है, जो धीमा हो सकता है। लिंक्ड लिस्ट में आपको बस कुछ पॉइंटर्स को बदलना होता है। समझ गया। बनाए टूल ही नहीं देता, बल्कि ये आपको अपनी जरूरत के हिसाब से स्क्रैच से कस्टम डेटा स्ट्रक्चर बनाने की शक्ति भी देता है। तो इस पूरे सफर का क्या मतलब निकलता है? हमने एक सरल मेन्यू संचालित कमांड लाइन ऐप से शुरुआत की, उसे टेक्स्ट, जासन और XML से बात करना सिखाया, एक डेटाबेस से कनेक्शन बनाया और एक लिंक्ड लिस्ट भी लागू की। बिल्कुल। अगर हम मुख्य बातों को समेटें तो पहली यह है कि गो में कमांड लाइन ऐप्स को बहुत ही साफ सुथरे तरीके से बनाया जा सकता है। दूसरी, गो की मानक लाइब्रेरी, खासकर एन्कोडिंग और OS जैसे पैकेज, बाहरी दुनिया के साथ डेटा का आदान प्रदान अविश्वसनीय रूप से आसान बना देते हैं। सही बात है। और तीसरी, बाहरी पैकेजों का उपयोग करके डेटाबेस जैसी जटिल चीजों को भी बहुत सहजता से एकीकृत किया जा सकता है। यह एक संपूर्ण टूलकिट जैसा है। ये वाकई एक संपूर्ण टूलकिट लगता है, जो एक साधारण स्क्रिप्ट से लेकर एक जटिल एप्लीकेशन तक कुछ भी बनाने के लिए तैयार है। सही। और ये सामग्री ये भी संकेत देती है कि ये तो बस शुरुआत है। अगले अध्यायों में REST APIs, NoSQL डेटाबेस और मैसेज क्यू जैसे और भी उन्नत विषयों पर चर्चा होगी। अच्छा। ये सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल छोड़ता है। आज हमने जो कंसोल आधारित बिल्डिंग ब्लॉक्स देखे हैं, ये फंक्शंस, ये डेटा स्ट्रक्चर्स, वे एक बड़े नेटवर्क आधारित एप्लीकेशन जैसे REST API की नींव कैसे बनते हैं? अच्छा सवाल है। कल्पना कीजिए कि इसी CRM ऐप के डेटा को कंसोल के बजाय एक वेब इंटरफेस के माध्यम से कैसे प्रबंधित किया जा सकता है, जहां वही ऐड न्यू कस्टमर या डिस्प्ले कस्टमर लिस्ट फंक्शंस अब कीबोर्ड इनपुट का नहीं, बल्कि इंटरनेट से आने वाले HTTP अनुरोधों का जवाब दे रहे होंगे। मतलब कंसोल से क्लाउड तक का सफर। जी, कंसोल से क्लाउड तक का एक स्वाभाविक विकास।